हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल मूवीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 2012 में रिलीज हुई एक जबरदस्त मोटिवेशनल मूवी इनटू द वाइड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी काफी जबरदस्त है, इसीलिए इसे लास्ट तक देखिएगा। कहानी की शुरुआत 27 अप्रैल 1940 से होती है, जब नाजी आर्मी यानी हिटलर और ब्रिटेन की आर्मी के बीच जंग चल रही थी। इस दौरान हम जर्मन आर्मी के एक फाइटर प्लेन को बर्फ में क्रैश होता देखते हैं, जिसमें जर्मनी के 3 सिपाही लेफ्टिनेंट हॉस, जोसेफ और स्ट्रंक होते हैं। क्रैश की वजह से जोसेफ की एक बाजू बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। ये इलाका पूरी तरह से वीरान होता है। यहाँ दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं होता। ये तीनों सिपाही अपने प्लेन में आग लगाकर एक दिशा में शेल्टर ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। चलते चलते इन्हें रात हो जाती है और ये लोग ये रात एक गुफा में बिताते हैं। इनके पास थोड़ा सा खाना होता है, जिसे खाकर ये लोग इस रात के लिए गुजारा करते हैं और अगले दिन ये लोग शेल्टर ढूंढने के लिए फिर से निकल जाते हैं। इनके पास जितना भी जरूरी सामान होता है वो इनके हाथ से छूट जाता है। वो सामान एक बर्फीली चोटी से नीचे गिर जाता है, जिससे ये लोग काफी निराश हो जाते हैं। ये लोग फिर भी अपना सफर जारी रखते हैं और आखिरकार ये लोग एक केबिन के पास पहुंच जाते हैं। केबिन दिखने पर इन्हें बहुत खुशी होती है। ये लोग इस केबिन के अंदर आ जाते हैं। ये केबिन पूरी तरह से खाली होता है, लेकिन फिलहाल इस केबिन की वजह से इनकी जान बच जाती है। ये लोग इस केबिन में आग जलाकर खुद को गर्म करते हैं, लेकिन तभी इन्हें बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है। ये तीनों बाहर चेक करने के लिए जाते हैं। तभी इन्हें पता चलता है कि वहां पर ब्रिटेन की आर्मी के 2 सिपाही केबिन के बाहर खड़े हैं। उनका प्लेन भी इस जगह से थोड़ी दूरी पर क्रैश हुआ था। ये तीनों सिपाही उन दोनों को केबिन के अंदर आने के लिए कहते, लेकिन अंदर आने के बाद ये तीनों जर्मन सिपाही उन दोनों ब्रिटिश सिपाहियों को बंदी बना लेते हैं, यानी वो उन्हें प्रिजनर्स ऑफ वॉर घोषित कर देते हैं। लेफ्टिनेंट हॉस्ट उन्हें बताता है कि कैदियों के जितने भी अधिकार है वो सारे अधिकार तुम्हें दिए जाएंगे, और जब यहाँ पर हमें बचाने के लिए कोई रेस्क्यू टीम आएगी तो तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। वो इस केबिन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है और उन ब्रिटिश सैनिकों से कहता है कि हमारी परमिशन के बिना तुम इस लाइन को क्रॉस नहीं करोगे। वो इनकी तलाशी लेता है। इन दोनों ब्रिटिश सैनिकों का नाम डेवनपोर्ट और स्मिथ होता है। तलाशी लेने पर डेवनपोर्ट की जेब में हॉस्ट को एक लाइटर मिलता है। डेवनपोर्ट उससे वो लाइटर लौटाने के लिए कहता है। वो कहता है कि ये लाइटर उसे उसके फादर ने दिया था, जो अब इस दुनिया में नहीं है। हॉस्ट उससे वादा करता है कि जैसे ही उन्हें बचाने के लिए यहाँ पर रेस्क्यू टीम आएगी तो वो उसे वो लाइटर लौटा देगा। अब ये सभी लोग केबिन में मौजूद फालतू लकड़ियों को काट कर उनसे आग जलाते हैं और उस आग से ये लोग अपने आप को गर्म करते हैं। इस केबिन में इन्हें थोड़ा सा ओटमील मिला था। उस ओटमील को ये लोग उसी आग पर पकाते हैं और उस ओटमील को आपस में बराबर बांटकर ये लोग अपना पेट भर। रात में इन लोगों के बीच बातचीत होती है। इस बातचीत के दौरान दोनों एक दूसरे को गलत साबित करने पर तुले हुए थे। अभी ये लोग इस केबिन से बाहर भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि बाहर बर्फ का तूफान चल रहा था। लेकिन ज्यादा देर तक ये लोग इस केबिन में रुक भी नहीं सकते थे, क्योंकि इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। इसलिए अगले दिन ये लोग बर्फ के तूफान में ही इस केबिन से मदद ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन आगे चलकर ये लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इन्हें दूर दूर तक मदद की कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती, इसलिए ये लोग वापस उसी केबिन में आ जाते हैं, जहां पर मौका देखकर ब्रिटिश सैनिक स्मिथ जोसेफ से उसकी गन छीन लेता है और उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। मजबूर होकर लेफ्टिनेंट हॉस्ट और स्ट्रंक को भी अपनी पिस्टल नीचे रखनी पड़ती है, जिन्हें डेवनपोर्ट उठा लेता है। यानी अब डेवनपोर्ट और स्मिथ इन तीनों नाजी फौजियों को बंदी बना लेते हैं। डेवनपोर्ट और स्मिथ भी इन तीनों नाजी फौजियों से वादा करते हैं कि कैदियों के जितने भी अधिकार हैं वो सभी अधिकार इन्हें दिए जाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इनके पास खाना ही नहीं था। इस रात इन सभी को भूखे पेट ही सोना पड़ता है। इसलिए अगले दिन खाने का बंदोबस्त करने के लिए स्ट्रंक और स्मिथ निकल जाते हैं। वो लोग खाना ढूंढते ढूंढते केबिन से थोड़ा दूर पहुंच जाते हैं। वहीं केबिन में डेवनपोर्ट
आग के लिए लकड़ी का इंतजाम कर रहा था। वो लेफ्टिनेंट हॉस्ट को एक पिलर काटने के लिए कहता है। इस पिलर के ऊपर इस केबिन की पूरी छत टिकी हुई थी। अब गन पॉइंट पर होने की वजह से लेफ्टिनेंट हॉस्ट उस पिलर को काट देता है, लेकिन उस पिलर के कटते ही इस केबिन की छत नीचे गिरने लगती है। इसलिए लेफ्टिनेंट हॉस्ट और डेवेनपोर्ट उस छत को अपने हाथों से सहारा देकर उसे नीचे गिरने से रोक लेते हैं। लेकिन लेफ्टिनेंट हॉस्ट इस मौके का फायदा उठाता है। वो डेवेनपोर्ट से उसकी गन छीन लेता है। सीन स्ट्रंक और स्मिथ की तरफ मुड़ता है। स्मिथ बर्फीले पहाड़ों पर एक खरगोश को मारने में कामयाब हो जाता है। खाने का इंतजाम होने के बाद ये दोनों वापस केबिन में आते हैं, जहाँ पर डेवेनपोर्ट और हॉस्ट अभी भी छत को अपने हाथों से पकड़े हुए थे। वहाँ पहुँचते ही स्ट्रंक एक जुगाड़ से उस छत के नीचे एक पिलर लगा देता है, जिससे वो छत उस पिलर पर टिक जाती है और डेवेनपोर्ट और हॉस्ट नीचे उतर जाते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि एक गन स्मिथ के पास थी और दूसरी गन लेफ्टिनेंट हॉस्ट के पास थी। वो दोनों एक दूसरे की तरफ गन पॉइंट करते हैं। यहाँ पर इन सभी के बीच बहुत बड़ा झगड़ा होने ही वाला था। हो सकता था कि वो लोग एक दूसरे को मार देते, लेकिन तभी डेवेनपोर्ट उनसे कहता है कि दोनों अपनी गन्स को नीचे करो, हम यहाँ पर आपस में मिलजुल कर रह सकते हैं। अगर हमें यहाँ पर जिंदा रहना है तो हमें मिलजुल कर ही रहना होगा। इस बात के लिए सभी अग्री करते हैं। डेवेनपोर्ट उन दोनों से उनकी गन्स लेकर एक बॉक्स में डाल देता है, जिसे वो केबिन के बाहर बर्फ में रख देता है। अब सभी लोग इस केबिन में मिलजुल कर रहने के लिए तैयार थे। उन्होंने जिस खरगोश का शिकार किया था, रात में ये लोग उस खरगोश को पकाकर खा जाते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि जोसेफ की बाजू पर जो चोट लगी थी वो अभी भी ठीक नहीं हुई थी। उसे गैंग्रीन हो गया था, यानी उसकी बाजू सड़ने लगी थी। इस वजह से ये सभी लोग फिर से परेशान हो जाते हैं और परेशान होकर सभी लोग फैसला करते हैं कि वो जोसेफ की बाजू काट देंगे। कुछ देर के बाद ये लोग आग जलाने के लिए केबिन की फर्श तोड़ने लगते हैं, लेकिन तभी केबिन की फर्श के नीचे उन्हें एक बॉक्स मिलता है, जिसमें बहुत सारा खाना और दारू होती है। ये सारी चीजें देखकर ये लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। ये लोग बहुत खुशी मनाते। कई दिनों बाद ये लोग पेट भर के खाना खाते हैं। ये लोग जोसेफ को बहुत दारू पिलाते हैं, जिससे उसे हैंगओवर हो जाता है। हैंगओवर होने के बाद ये लोग एक कुल्हाड़ी लाते और इसी कुल्हाड़ी की मदद से ये लोग जोसेफ की वो बाजू काट देते हैं, जिसमें उसे गैंग्रीन हो गया था। और इस तरह से ये लोग जोसेफ की जान बचा लेते हैं। यह सीन ब्रिटेन आर्मी के कैंप की तरफ मुड़ता है। वहाँ पर ऑफिशियल्स को खबर मिलती है कि उन्हें क्रैश हुआ एक प्लेन बर्फीले पहाड़ों पर मिला है, लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई भी डेड बॉडी नहीं मिली है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि डेवेनपोर्ट और स्मिथ अभी भी जिंदा है। वो उन्हीं बर्फीले पहाड़ों में कहीं पर फंसे हुए हैं। इसके तुरंत बाद ही उनके लिए एक रेस्क्यू टीम भेजी जाती है। वहीं केबिन में ये सभी लोग मिलकर रात में पार्टी करते हैं और एक दूसरे को अपनी स्टोरी सुनाते हैं। अभी तक ये लोग एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन चुके थे। अगले दिन ये सभी डिसाइड करते हैं कि स्मिथ और स्ट्रंक किसी दिशा में मदद ढूंढने के लिए जाएंगे। कुछ देर के बाद स्मिथ और स्ट्रंक मदद ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वो लोग स्कीइंग करते हुए जा रहे थे। वो एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच जहां से उन्हें दूर दूर तक किसी इंसान का कोई नामो निशान दिखाई नहीं देता, इसलिए वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अभी तक यहाँ पर नॉर्वेजियन आर्मी पहुंच चुकी थी, जो नाजी फौज से लड़ने के लिए ब्रिटिश आर्मी का साथ दे रही थी। नॉर्वेजियन आर्मी स्ट्रंक को देख लेती है। स्ट्रंक ने नाजी फौज की वर्दी पहन रखी थी। वो लोग उसे खतरा समझ लेते हैं, इसलिए नॉर्वेजियन आर्मी का एक स्नाइपर स्ट्रंक को मार देता है। स्ट्रंक ऑन द स्पॉट ही मारा जाता है। उसकी मौत से स्मिथ को बहुत दुख होता है। कुछ देर के बाद नॉर्वेजियन आर्मी के सोल्जर्स स्मिथ के पास आते हैं। वो लोग स्मिथ और स्ट्रंक की डेड बॉडी को लेकर उसी केबिन के पास आते हैं, जहां पर डेवेनपोर्ट, हॉस्ट और जोसेफ रुके हुए थे। नॉर्वेजियन आर्मी हॉस्ट और जोसेफ को अरेस्ट कर लेती है और उन्हें अरेस्ट करके वो लोग अपने साथ कैंप में ले जाते हैं। नॉर्वेजियन आर्मी के कैंप में पहुंचने के बाद नॉर्वेजियन आर्मी के ऑफिशियल्स डेवेनपोर्ट और स्मिथ से पूछताछ करते हैं कि आखिर वो इतने दिनों तक जर्मन आर्मी के साथ कैसे रहे। दरअसल उन्हें शक था कि डेवेनपोर्ट और स्मिथ भी जर्मन आर्मी के साथ मिले हुए हैं। शायद उन्होंने
अपनी आर्मी के साथ गद्दारी की है। वो ऑफिशियल स्मिथ और डेवेनपोर्ट को धमकाता है कि अगर उन्होंने सच्चाई कबूल नहीं की तो उसे एक रिपोर्ट ब्रिटिश आर्मी के ऑफिशियल्स को भी भेजनी पड़ेगी, जिसके बाद डेवेनपोर्ट और स्मिथ की जॉब छिन सकती है और उन्हें गद्दार करार कर दिया जाएगा। लेकिन तभी इस केबिन में हॉर्स्ट आता है। हॉर्स्ट डेवेनपोर्ट को उसका लाइटर लौटाता है, जैसा कि उसने वादा किया था। मिलिट्री ऑफिशियल अपनी पूछताछ कंटिन्यू करता है, लेकिन डेवेनपोर्ट उसे सिर्फ एक ही जवाब देता है कि सवाल उनके सर्वाइवल का था, इसलिए उन्हें जर्मन फौज के साथ रहना पड़ा। अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो और स्मिथ मारे जाते। यहाँ पर पूछताछ खत्म होती है और हम देखते हैं कुछ देर के बाद हॉर्स्ट और जोसेफ को नॉर्वेजियन आर्मी के कैंप में भेजा जाता है, जहाँ पर उन्हें बंदी बनाया जाएगा। यहाँ पर एक आखिरी बार हॉर्स्ट और जोसेफ स्मिथ और डेवेनपोर्ट की तरफ देखते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त होती है और मूवी के एपिलॉग में हमें बताया जाता है कि लेफ्टिनेंट हॉर्स्ट और जोसेफ को कनाडा की एक जेल में बंदी बनाया जाता है। स्मिथ और डेवेनपोर्ट को इसके बाद एक कॉम्बैट मिशन दिया जाता है, जिसमें उन्हें पहली ही फ्लाइट में नीचे गिराया जाता है और इस एक्सीडेंट में स्मिथ मारा जाता है। 1977 में जब हॉर्स्ट जेल से छूट चुका था, तब डेवेनपोर्ट उसे अपने घर पे इनवाइट करता है, जो कि लंदन में होता है। हॉर्स्ट उसके घर पे आता है और डेवेनपोर्ट उसे अपने एक दोस्त की तरह ट्रीट करता है।